कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां औरतों की पूजा होती है वहां पर ही देवता निवास करते हैं। लेकिन हमारे देश का क्या हाल है? हमारे देश का यह हाल है कि इंटरनेशनल कुश्ती में, ओलंपिक में इकलौता गोल्ड मेडल जीतने वाली जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक, वो फूट फूट कर रोती हैं पत्रकारों के सामने, क्योंकि कुश्ती महासंघ पर ऐसे लोगों का कब्जा करा दिया जाता है जो लोग उस ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, बेहद करीबी हैं, जिसके ऊपर पहलवानों के साथ बदतमीजी का आरोप लगा है। और यह आरोप सिर्फ पहलवानों ने नहीं लगाया है, अब तो पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी यह सारा कुछ लिखा हुआ है। धनखड़ साहब जो इतना शोर मचाते हैं कि मेरा अपमान हुआ एक मिमिक्री से तो जाट समाज का अपमान हो गया, वो जाट समाज की इस बेटी के रोने पर, जाट समाज की इस बेटी के अपमान पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और गोदी मीडिया जो मिमिक्री पे प्रोग्राम बनाता है, डिबेट पे डिबेट कराता है, वो साक्षी मलिक के मामले में किसी से कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता है। आज ऐसे ढेर सारे मुद्दों के साथ साक्षी मलिक का मुद्दा लेकर भी मैं आपके बीच में हूं। रुके रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत सारी बहुत जरूरी बातें करने की कोशिश हम कर रहे हैं। नमस्कार, टीसीएच पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और देश में आप जानते ही हैं स्वर्ण काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, चारों तरफ अमृत बस रहा है, चारों तरफ अमृत बरस रहा है, सब अच्छा है, कहीं कोई समस्या नहीं है और माननीय के शब्दों में सब चंगासी। लेकिन यह सब चंगासी की खबरों के बीच में एक खबर आ जाती है अकबरपुर से। लखनऊ के पास अकबरपुर में अवैध बताकर एक बस्ती को तोड़ा जा रहा है, जिसमें हजारों घर तोड़े जाने हैं। हालांकि अभी कोर्ट के आदेश से कुछ दिनों के लिए तोड़ने की कार्यवाही रुकी हुई है, लेकिन हजारों घर तोड़े जा रहे हैं क्योंकि वहां पर रिवर फ्रंट बनना है। हजारों घर मतलब हजारों बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएंगे, हजारों लोगों के कारोबार तबाह हो जाएंगे और जाने क्या क्या होगा। लेकिन अमृतकाल में ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और जब पिछला हफ्ता खंगालिएगा तो 4 ऐसी छोटी छोटी घटनाएं आपको दिखाई देंगी। खबर आई सबसे पहले कि संसद में 2 लोग घुस गए और वहां पर धुआं फैल गया। स्मोक का लेके कुछ गए हुए थे जिससे वहां धुआं फैल गया। और जब विपक्ष ने यह सवाल उठाने की कोशिश की, जब विपक्ष ने संसद में आकर यह कहा कि गृहमंत्री आकर बयान दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सिग्नेचर किए हुए पास से कैसे 2 लोग घुसकर संसद के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, तो 142 अब लगभग 150 संख्या हो गई है, 150 के आसपास लोगों को निलंबित कर दिया गया। फिर खबर आई मणिपुर से, जहां की खबरें अब बिल्कुल बंद हो गई हैं। अचानक वहां से खबर आई कि 87 लोग जो मारे गए थे उन दंगों में और जिनको कफन दफन नसीब नहीं हुआ था, उनका एक साथ कफन दफन हुआ। सब चंगासी। खबरें यहीं नहीं रुकी, और भी खबर आई कि जम्मू कश्मीर, जहां 370 हटाने के बाद साक्षात स्वर्ग बन गया है, कहीं कोई समस्या नहीं है, हंसी है, खुशी है, टूरिस्ट हैं, बर्फ है, खूबसूरती है, आतंकवाद जहां खत्म हो चुका है, उसी जम्मू और कश्मीर से खबर आई कि पुंछ और राजौरी में फिर से एक बार आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। और ये सब खबरें आ ही रही थीं। खबर क्या आई? वीडियो आया। और वो जो वीडियो आया, अगर आपके सीने में, अगर आपके कलेजे में जरा भी दिल बचा है तो उस वीडियो को देखने के बाद आप उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। वीडियो देख लीजिए छोटा सा, फिर बात करता हूं। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। तो इस वीडियो में जो महिला है वो साक्षी मलिक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय कुश्ती टीम तो ओलंपिक में बहुत लंबे समय से हिस्सा ले रही है, लेकिन साक्षी मलिक वो अकेली महिला पहलवान है जिसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। जब यह सवाल चारों तरफ पूछा जाता था कि क्या भारत ओलंपिक में स्वर्ण जीत सकता है, तो साक्षी मलिक ने तिरंगा फहराया था। साक्षी मलिक ने स्वर्ण जीतकर बाकायदा
हमारे लिए एक गौरव हासिल किया था। पहली महिला पहलवान बनी थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और अभी तक तो आखिरी भी हैं। हम कह सकते हैं कि देश के अंदर इकलौती महिला पहलवान हैं जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और इसके बाद उनका परिचय देने की जरूरत नहीं रह जाती है। यह बताता है कि उनका क्या मकाम है। किसी देश में अगर इकलौती महिला हो जिसने अपने खेल में स्वर्ण पदक जीता हो तो उसका मकाम क्या होना चाहिए। उस देश को उस महिला पर गर्व होना चाहिए, उस देश की वीआईपी होनी चाहिए वो महिला, उस देश को उस महिला के सम्मान में झुकना चाहिए। लेकिन इस देश ने क्या किया, उस महिला को प्रेस क्लब में रोते हुए अपने जूते निकालकर, जिन जूतों को पहनकर उसने स्वर्ण पदक जीता, जिन जूतों को पहनकर वो कुश्ती लड़ती है, उसको निकालकर टेबल पर रखते हुए जो उसकी आंखों में आंसू थे, वो किस दर्द के आंसू थे आप सब जानते हैं। एक महिला पहलवान जिसके सामने पूरा कैरियर पड़ा है, जो जाने कितने स्वर्ण जीत सकती है, देश के लिए क्या क्या हासिल कर सकती है, उसको रोते हुए अपना खेल छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारी सरकार अपने एक एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने मजबूर है। जो लड़की सारी दुनिया से जीत गई, जिसने दुनिया भर के पहलवानों को हराकर गोल्ड मेडल जीता, वो लड़की अपने देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार और इस सिस्टम से हार गई। आप सब जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ा नाम है, एमपी हैं, बाहुबली एमपी हैं, बाकायदा चैनल पर स्वीकार कर चुके हैं, वीडियो पे स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने एक हत्या की है। बाहुबली हैं और ऐसे बाहुबली हैं कि सरकार उनके आगे झुकी हुई है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे। लड़कियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने दुराचार किया, उन्होंने दुर्व्यवहार किया। यहां तक कि पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जो चार्जशीट फाइल की उसमें भी इसका जिक्र है, लेकिन चार्जशीट तक बात पहुंचने के लिए, उनको कुर्सी से हटाने के लिए साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और इस तरह की कितनी महिला पहलवान अपने पुरुष मित्रों के साथ, जो उनके पुरुष साथी हैं, पहलवान हैं, उनके साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठी रही। पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, कभी उनके टेंट छीन लिए गए, कभी कुछ हुआ, लेकिन आंधी पानी बरसात की चिंता किए बिना ये सारी महिलाएं जंतर मंतर पे बैठी रहीं, लंबा आंदोलन करती रहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाओ। हटा दिए गए ब्रजभूषण शरण सिंह, लेकिन उसके बाद जब कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ तो उन्हीं के एक मित्र संजय सिंह को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब संजय सिंह जीतने के बाद सीधे पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह के घर और आप तस्वीर देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको आश्चर्य यह होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि जीता कौन है। मालाएं, जो पीली पीली गेंदे के फूल की मालाएं हैं, वो तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गर्दन में पड़ी हुई हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जीत चुके हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर उनका बेटा बाकायदा पोस्टर लहराता है कि दबदबा तो था और दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान का दिया है। ये क्या था? ये सारा कुछ उन महिला खिलाड़ियों का अपमान था, जिन महिला खिलाड़ियों के साथ ब्रजभूषण ने यौन दुर्व्यवहार किया और जिन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है कि धनखड़ साहब की मिमिक्री कर दी टीएमसी के एक सांसद ने, और मिमिक्री संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर की। हालांकि उस सांसद ने कहा कि मैंने धनखड़ का तो नाम ही नहीं लिया, मैं तो लोकसभा से हूं, राज्यसभा में क्या होता है क्या नहीं होता है मैं नहीं जानता हूं, मैं यहां बैठकर कोई जज नहीं हूं जो फैसला दूं कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन यह तो मैंने पहले भी कहा है कि मिमिक्री का मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन उस मिमिक्री के बाद जो तमाशा हुआ, जगदीश धनखड़ साहब कहते हैं कि जाटों का अपमान हो गया, किसानों का अपमान हो गया। संसद के अंदर भाजपा के सदस्य 1 घंटे खड़े रहते हैं उनके सम्मान में, भाजपा की महिला सदस्य जुलूस निकालती हैं, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान टाइप का। उसको जाट अस्मिता का मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो जाती है और टीवी चैनल सांसदों के सस्पेंशन का मामला तो डिस्कस कर नहीं सकते, तो सारा मामला इस मिमिक्री पर और उनके अपमान पर लेके आते हैं। यह अलग बात है कि जाट समाज के जो एक बड़े पहलवान हैं वीरेंद्र सिंह, वो पूछते हैं कि जाटों का अपमान हो गया, जाटों को पता ही नहीं चला। और जाट समाज के तमाम सारे लोग सामने आके उनसे सवाल पूछते हैं कि भैया, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, जब सैकड़ों किसान सड़क पर थे, हजारों किसान सड़क पर थे, जब 500, 600, 700 किसानों की जान चली गई उस आंदोलन में जिसमें मैक्सिमम जाट थे,
तब आपका जाट सम्मान कहीं बीच में नहीं आया था, तब आपको जाटों के सम्मान की बात ध्यान नहीं आई थी। उन्होंने यह भी सवाल पूछा कि जब जाटों की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, सवाल उठा रही थी, ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग कर रही थी, तब आपको जाटों का सम्मान नहीं याद आया। और अब मैं पूछ रहा हूं कि एक बेटी को, हालांकि उसको उसकी जात पे रिड्यूस कर देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो एक जाट परिवार से आती हैं। तो एक जाट परिवार की बेटी रोते हुए अपने स्पोर्ट्स के शूज निकालकर खेल से संन्यास लेने की घोषणा करके रोते हुए जब चली जाती है, तो धनखड़ जी, आपकी तो बेटी भतीजी की उम्र की है वो, बल्कि नातिन की उम्र की होगी। आपको जरा सा भी यह नहीं लगता है कि जाटों का अपमान हो गया? बेटियों के अपमान को लेकर, बहुओं के अपमान को लेकर, महिलाओं के अपमान को लेकर तो युद्ध हुए हैं। यहां एक जाट परिवार की बेटी कुश्ती महासंघ के सामने, मोदी जी के सामने हार स्वीकार करते हुए खेल छोड़कर, इस उम्र में जब वो तमाम सारे गोल्ड हासिल कर सकती है, जाने क्या क्या हासिल कर सकती है, खेल छोड़कर चली जाती है, रोती हुई चली जाती है। उसके आंसुओं से आपको जरा सा भी असर नहीं पड़ता। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। धनखड़ साहब, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, ये जो आंसू है ना, जो ये आंसू निकले हैं हमारी पहलवान की आंखों से, और ये पहली बार नहीं निकले हैं, जंतर मंतर पर भी कई बार निकले, लेकिन वो संघर्ष के आंसू थे, ये टूटने के आंसू थे, ये हार के आंसू थे। यहां उस लड़की ने समर्पण कर दिया कि बस अब हम और नहीं लड़ सकते, तुमने हमारी हार सुनिश्चित कर दी, तुमने हमें हरा दिया। ऐसी लड़की को, जिसको दुनिया की कोई पहलवान ओलंपिक में नहीं हरा पाई थी, उसको मोदी जी, आपने, आपकी सरकार ने हरा दिया। धनखड़ साहब, उस सरकार ने हरा दिया जिसके आप कसीदे पढ़ते रहते हैं, और आपके अंदर जो पिता का हृदय है, जो दादा का हृदय है, जो जाट का हृदय है, उस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। जो गोदी मीडिया कल और परसों माहौल बनाया हुआ था जाट अस्मिता का, जाट अस्मिता पर डिबेट करा रहा था, सवाल पूछ रहा था मिमिक्री पे, क्या वो गोदी मीडिया साक्षी मलिक के आंसुओं पर सवाल पूछेगा? क्या वो गोदी मीडिया पूछेगा कि जिस विनेश फोगाट को मिलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था तुम तो घर की लड़की हो, आज जब वो अपने हक मांग रही है, आज जब वो कह रही है कि जिन्होंने महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है उनको सजा मिले, उनको कुश्ती महासंघ से हटाया जाए, तो क्या आपको जरा भी अब अपने उस घर की याद नहीं आती जिस घर की विनेश फोगाट है? क्या सबको सब कुछ आंख मूंद कर बर्दाश्त करना पड़ेगा? सबको सब कुछ आपके चुनावी राजनीति के हिसाब से करना पड़ेगा, तभी आपका हृदय पिघलेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो इस देश की जनता से है। जिस महिला खिलाड़ी पर, जिन महिला खिलाड़ियों पर आपको गर्व होना चाहिए, जिस बजरंग पूनिया पर आपको गर्व होना चाहिए, जिस साक्षी मलिक, जिस विनेश फोगाट और ऐसी तमाम लड़कियों पर आपको गर्व होना चाहिए कि वो आपके लिए मेडल जीत के लाती हैं, मेडल तालिका में, पदक तालिका में हिंदुस्तान का नाम आता है, वो खड़ी होती हैं, हमारा राष्ट्रधुन बजता है, हमारा राष्ट्रगीत बजता है और हमारा तिरंगा आसमान की तरफ जाता है, आज उन महिलाओं का अपमान हो रहा है। आज वो महिलाएं कह रही हैं हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पुलिस अपनी चार्जशीट में लिख रही है कि हां, दुर्व्यवहार हुआ था, और उसके बावजूद कुश्ती महासंघ का चुनाव ऐसे आदमी को जिताया जाता है जो उसका राइट हैंड है, जो जीतने के बाद सीधे उसके घर पहुंचता है, और ज्यादा माला ब्रजभूषण शरण सिंह के गले में दिखती है, उसके गले में तो माला दिखती ही नहीं है। यह क्या बना दिया गया है खेल महासंघों को? कैसे लोगों को आप खेल महासंघ में बिठा रहे हैं? कौन सा आदमी अब अपनी बेटी को ऐसे खेल महासंघ के तहत भेजना चाहेगा ट्रेनिंग के लिए, कंपटीशंस में जाने के लिए? कौन सा आदमी यह नहीं सोचेगा कि अगर इन महासंघों में हमारी बेटियां गईं, अगर हमारी बेटियों ने पहलवानी सीखी और भारत के लिए कुश्ती लड़ने का सपना पाला, तो उसको ऐसे लोगों के बीच से गुजरना पड़ेगा, या ऐसे लोगों के नेतृत्व में काम करना पड़ेगा जिनके ऊपर इस तरह के आरोप हैं। क्या यह हार हिंदुस्तान की हार नहीं है? लेकिन देश तो मस्त है, अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है और देश मस्त है, देश को क्या फर्क पड़ता है? भक्तों की हालत तो यह हो गई है कि ये तो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट हैं, अगर उनके अपने घर में कुछ हो जाए तो उसको भी डिफेंड करने चले आएंगे। अगर उनके अपने घर में किसी का अपमान हो जाए तो भी कहेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन
मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। जिनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कभी सरकार के किसी निर्णय का विरोध करने की। और मीडिया, हमारा गोदी मीडिया ऐसा मीडिया है जो सिर्फ वही खबरें चलाएगा जो सरकार के समर्थन में होंगी। बाकी खबरों पर वो पानी फेर देगा। वो कभी सवाल नहीं पूछेगा कि मणिपुर में जो 87 लाशें थी ये कैसे गिरी, मणिपुर में ये माहौल कैसे बना कि ये 87 लाशें क्रीमेट नहीं की जा सकी, इनका कफन दफन नहीं किया जा सका। वो कभी सवाल नहीं पूछेगा कि जिन हजारों लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं अकबर नगर में, वो लोग कहां जाएंगे इन जाड़ों में, जब आदमी अपने घरों में रजाई के अंदर हीटर चलाकर दबा हुआ है, दुबका हुआ है। ऐसे में उनके जब घर तोड़ दिए जाएंगे वो गरीब लोग कहां जाएंगे। वो कभी नहीं पूछेगा कि संसद में जो आग, जो स्मोक फैला, उसको जिन लोगों ने फैलाया उसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पास कैसे जारी किया। वो कभी नहीं पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो राजौरी पुंछ में फिर आतंकवाद की घटना कैसे हो गई। वो कभी नहीं पूछेंगे कि साक्षी मलिक जैसी महिला पहलवान जिसने हिंदुस्तान के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जीता है महिला कुश्ती में, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। वो तो बस मस्त हैं, सरकार की अनुशंसा प्रशंसा करते जाएंगे। तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। एक फिल्म आई थी उसमें डायलॉग था तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन यहां गोदी मीडिया को देखकर लगता है कि इनका तो एक ही सिद्धांत है, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। ब्लैक एंड व्हाइट शो बन जाएगा जिसमें सब ब्लैक ही ब्लैक होगा, व्हाइट को छुपा दिया जाएगा। कोई दंगल करा देगा जिसमें 4 एक तरह के लोग होंगे और एक किसी को बिठा दिया जाएगा दूसरी पार्टी के समर्थन से। कोई सवाल पूछेगा तो ऐसे सवाल पूछेगा जिससे कहीं मोदी जी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर कोई सवाल ना आ जाए। कोई डिबेट इस बात पे नहीं कराएगा कि साक्षी मलिक के आंसुओं का जिम्मेदार कौन। आप सोचिए आज क्या होना चाहिए था, हर गोदी मीडिया पर यही बहस चलनी चाहिए थी कि साक्षी मलिक के आंसुओं का जिम्मेदार कौन है। सबको यह सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह से सरकार क्यों डर रही है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि उसका ही आदमी कुश्ती महासंघ का चुनाव जीत जाता है। सवाल पूछना चाहिए था कि ये जो खेलों के महासंघ है इनका इतना राजनीतिकरण कैसे हो गया है कि कभी कांग्रेस का नेता बैठ जाता है, कभी भाजपा का नेता बैठ जाता है। क्यों नहीं सीनियर खिलाड़ियों को इन पदों पर बिठाया जाता है। सवाल पूछना चाहिए था कि अगर साक्षी मलिक जैसी पहलवान के साथ ऐसा हो सकता है तो इस देश में कौन सुरक्षित है, इस देश में किसकी आन बान और शान सुरक्षित है। सिर्फ उसकी जिसका बेटा बाहर लेकर पोस्टर कहता है दबदबा तो रहेगा। यह क्या है, यह अहंकार है, यह सत्ता का अहंकार है। और सत्ता का अहंकार चलता बहुत दिन तो नहीं है, लेकिन साक्षी मलिक जैसे जाने कितने लोगों को ऐसा दुख दे जाता है जो दुख उनके सारे कमिटमेंट को, उनके सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। और इन सब के बीच यह खबर तो गोदी मीडिया चला ही नहीं सकता कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि $2.47 ट्रिलियन देश के ऊपर कर्जा हो गया है। पता नहीं कितने ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाली थी, वो कब बनेगी कब नहीं बनेगी हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल यह पता है कि देश के ऊपर 205 लाख करोड़, 205 लाख करोड़ यानी कि $2.47 ट्रिलियन का कर्जा हो गया है। लेकिन कहा जाएगा कि स्वर्ण काल है, अमृत काल है। मोदी जी ने कर्जा भी लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा। कहा जाएगा देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, कोई नहीं कहेगा कि देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। एक तरफ इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की तानाशाही बढ़ रही है जिसमें साक्षी मलिक को रोना पड़ता है, जिसमें साक्षी मलिक को अपना खेल छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है उसको ऐसा किया गया है कि खबरें बाहर आती नहीं हैं, और बाहर आती हैं तो दबा दिया जाता है इस चीज को कि आईएमएफ ने बाकायदा भारत सरकार को चेताया है कि लोन की लिमिट इतनी ज्यादा हो गई है कि भारत के लिए सरवाइव करने में यह संकट पैदा कर सकता है। ये सब खबरें कभी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, ये सारी बातें कभी गोदी मीडिया आपसे नहीं करेगा। वो दिन रात तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ करता रहेगा। और इसीलिए शायद जरूरी है हमारे जैसे लोगों का लगातार बोलते रहना, ताकि कम से कम वो पक्ष भी आपके सामने लाया जाए जो पक्ष गोदी मीडिया लगातार छुपाता रहा है।
वो वीडियो देखने के बाद मैं लगातार डिस्टर्ब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अपनी बेटी वहां बैठ के रो रही है, इसलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर मुझे बोलना चाहिए। और ऐसे सारे मुद्दों पर जिस पर गोदी मीडिया नहीं बोलता है, मैं लगातार बोलता रहूंगा। बस आपसे अपील इतनी है कि हमसे जुड़े रहें। जैसे अभी तक आपने प्यार दिया है, वैसे लगातार हमें प्यार देते रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, दूसरों को दिखाते रहें। अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारी मदद करना चाहें तो जो हमारा पहला पिंड कमेंट है उसको खोल के देख लें। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो सीधी हमारी मदद भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ खड़े होंगे तभी कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर हम लगातार सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।